हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आप जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके एग्जाम कक्षा 12 के जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम्स 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि 4 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, 4 मार्च के बाद में 9 मार्च से आपके एग्जाम है। तो 4 के बाद में 5, 6, 7 और 8 हमारे पास सिर्फ 4 दिन है। ठीक है। तो 4 दिनों में हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। आप में से कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने तो क्या है, पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, उनको सिर्फ रिवाइज करना है। क्वेश्चंस आपने जो टेस्ट सीरीज दिए हैं, टेस्ट पेपर्स दिए हैं, वो बाउंड करने हैं, बस दोबारा से अपने आप को एग्जाम के लिए रेडी करना है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास होने लायक मटेरियल ही पढ़ा है, थोड़े से अभी भी डाउट में है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, सर ने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है, पता नहीं पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्या किया है, सोचा है कि जो बोर्ड ने, ठीक है, सारा दर्पण की साइड पे आपको क्या किए गए हैं, क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो हर चैप्टर वाइज मेरे पास आपके क्वेश्चंस रखे हुए हैं। आप साला दर्पण की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैंने आपको ग्रुप में भेज दिए हैं। ठीक है। जो क्लास का ग्रुप बना हुआ है उसमें भेज दिए हैं। तो हर चैप्टर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद में आपके स्मरणीय फैक्ट है जो आपको सीधे याद रखने हैं। फिर उसके बाद में आपके महत्वपूर्ण ग्राफ हैं, और फिर नमूना मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपको हर चैप्टर वाइज, मतलब जितना भी पॉसिबल हो सके अपने पास टाइम है, क्लास के अलावा, क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अलावा जो बच जाएंगे उन चैप्टर्स को अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो क्लास में हम लोग तो हम लोग यहाँ पर चालू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है। आपका आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, नाम तो पता ही होगा। अगर नाम भी नहीं पता मत देना, बोर्ड का पेपर में कई बार कह चुका हूँ। ठीक है। हाँ। तो मैं बात करूं कि देखो, सबसे पहला महत्वपूर्ण फैक्ट दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले अपन आगे बढ़े, यहां दे रखा है अंक भार। ये जो चैप्टर आपका 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन है आपके आधे आधे नंबर के, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधे आधे नंबर के, और एक क्वेश्चन है आपका लॉन्ग, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का। ठीक है। इस तरह से टोटल 4 नंबर का हो रहा है। तो आधे आधे नंबर के 2 क्वेश्चन है, मतलब कि एक तो या तो एमसीक्यू आएगा, और या आएगा फिल इन द ब्लैंक। ठीक है। एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, हो सकता है दोनों एमसीक्यू दे दे वो आपको। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्या है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप, वहां फिक्स है आपके पास गॉस लॉ का क्वेश्चन आएगा 99.99%, गाउस का नियम तथा उसका अनुप्रयोग। ठीक है। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे गाउस का नियम तथा उसका अनुप्रयोग, कई बार बोला है मैंने, फिक्स है, कोई भी एक अनुप्रयोग पूछ ले आपसे। ठीक है। तो अब हम क्या करें, इस चैप्टर के छोटे ये महत्वपूर्ण सूत्र एवं सिद्धांतों की बात करते हैं। तो सबसे पहला आपको दे रखा है आवेश का क्वांटीकरण। अच्छा हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी ये वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाए गए, इंग्लिश में ये क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक साथ चलूंगा। ठीक है। तो पहला है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है आपसे, क्यू बराबर क्या होगा, प्लस माइनस एन ई। ई कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है। और ये मैं बात करूं कि ये जो प्लस और माइनस है, ये क्यों आ रहा है और ये क्यों आ रहा है। अगर कोई वस्तु है, मान के चलो ये पेपर है, इसको हम रब करें, ठीक है, और इस पे से क्या हो जाए, इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया मतलब इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर, बात करें नेगेटिव चार्ज कब आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर। ठीक है। दूसरा है आपके पास दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल, कि कूलम्ब बल हमने पढ़ा है कि अगर दो आवेश है हमारे पास तो उनके मध्य में दो फोर्स लगेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो आवेश कहां पे रखे हुए हैं, स्मॉल आर दूरी पर रखे हुए हैं, आवेश का परिमाण कितना है, Q1 और Q2। ठीक है। और अगर वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर आर कैप इनके बीच की डायरेक्शन आ जाएगी, और जब आर कैप लोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाएगा, डायरेक्शन लोगे तो प्लस माइनस भी आ जाएगा। प्लस और माइनस किसको इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ वापस से, कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है, सेम चार्ज है,
तो कैसा आएगा यहाँ पर पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज है तो कैसा आएगा यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है। फिर बात करें कि अगर इनको किसी परावैद्युत माध्यम में भर दिया हमने, परावैद्युत माध्यम में भर देंगे तो क्या होगा, एफ मीडियम कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन का मान होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान रख दूंगा कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इस के का भी अगर मैं मान रखूं कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो सेम है, तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास एफ मीडियम बराबर के एफ एयर या वैक्यूम बटे एप्सिलॉन आर। यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार। ठीक है, इसी में 2-3 क्वेश्चन दे रखे इसी फॉर्मूले बेस्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकल धनावेश के कारण E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यही होती है, निकाली हुई है हमने कई बार, है ना। डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा P बराबर के Q इंटू 2A। ये क्या है बीच की दो चार्ज है हमारे पास प्लस और माइनस, दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, हमारे पास फिर हमसे बोला गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, किसी भी द्विध्रुव के अक्ष पर। कहां पर है, किसी भी द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर, दोनों ध्यान रखना है ना। अक्ष पर अगर हमसे बात करें कि ई एक्सियल कितना है 2kp अपॉन आर क्यूब, यही है अपने पास। ठीक है, हाँ। और ई नॉन एक्सियल कितना होगा -kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, निकलवाई हमने पूरा वो डेरिवेशन किया था यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी लिखवा रखा है हमने कि नॉन एक्सियल पर जब निकालोगे, सॉरी थोड़ा सा स्केल से नहीं बना, ये आपका नॉन एक्सियल लाइन होगी, यहां पर निकालोगे तो ये। ठीक है, निकलवाई हुई है हमने, छोड़ो इसको। अब इसके बाद में बात करें हम एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम द्विध्रुव को रखेंगे, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसको रखें, डायपोल को रखें, तो उस पर क्या होगा नेट फोर्स का मान 0 होगा, टोटल फोर्स कितना होगा 0, और उस पर क्या लगेगा टाउ, कितना लगेगा पी वेक्टर क्रॉस पी ई साइन थीटा। पी क्या है डायपोल मोमेंट, ध्यान रखना है ना। फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स हमने क्या परिभाषित किया है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहां भी इन्होंने क्लोज इंटीग्रेशन नहीं लगाया है। फ्लक्स की परिभाषा हम लोगों ने क्या परिभाषित की थी, ध्यान से सुन लो, किसी भी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या कहलाती हैं, विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर मैं बात करूं गॉस का नियम, गॉस लॉ क्या होता है, पाई बराबर के क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होंगी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होंगे। ये आपका गॉस का नियम है, जहां पर ये क्लोज्ड आ रहा है, बंद पथ के लिए समाकलन कर रहे हो। फ्लक्स की परिभाषा में आप बंद पृष्ठ के लिए समाकलन नहीं कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। गॉस का नियम अगला आपको दे रखा है, रैखिक आवेश घनत्व कितना होता है लैम्डा बराबर के क्यू अपॉन एल। लैम्डा यहाँ पर क्या है रैखिक आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर के क्यू अपॉन ए, किसी भी पृष्ठ, किसी भी रेखा में उपस्थित आवेश की संख्या या आवेश का मान, किसी भी पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और यहाँ पर आ जाएगा रो आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन वी। इसको बोलेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, एक अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित सीधे तार के कारण।
ठीक है, गाउस के नियम का अनुप्रयोग अपन ने किया हुआ है, कितना आता है, E बराबर के 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास अनंत समतल चादर का, ये भी गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, ये भी हमने किया हुआ है। इसके लिए कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तार के लिए निकाला था, चादर के लिए निकाला है, यहाँ पर एक सिलेंडर मान के किया हुआ है पूरा। ठीक है, क्लास में 3-4 बार करवाया है। अगला दे रखा है, एक समान आवेशित पतले चालक गोले खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और गोले के बाहर निकाली है, गोले के सतह पर निकाली, गोले के अंदर निकाली है। कितने हो गोले के बाहर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, गोले के बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, गोले की सतह पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, गोले के अंदर खोखला गोला है तो क्या होगा, पूरा चार्ज उसकी सतह पर होगा, अंदर चार्ज का मान 0, इसलिए उसके अंदर कितना जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0। ठीक है, ये सारी चीजें हमने की हैं, क्लास में डेरिवेशन है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ये जो 3 पॉइंट बोले हैं मैंने लास्ट के, एक पतले तार के कारण, एक अनंत समतल चादर के कारण, और ये किसके कारण है, एक खोखला गोला, गोलीय कोष जो नाम लिखवाया था, क्या लिखवाया था, गोलीय कोष, उसके कारण। ठीक है, फिर पढ़ो, देखो कुछ महत्वपूर्ण ये सीधे सीधे पॉइंट है, ये याद रखने हैं, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई आता है तो यहीं से बनने के चांसेस हैं। ठीक है, या रिक्त स्थान भी आएगा तो यहीं से बनने के चांसेस है, तो पढ़ लेने सारे। क्या कहता है, किसी विद्युत आवेश अदिश राशि जानते हो, क्योंकि यह बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। विद्युत आवेश कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका जो अपन क्या करते हैं, बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, फिर हम बात करें, आवेशन की समस्त विधियों में आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है, कि जब चार्ज करते हो, चार्जिंग की सारे मेथड्स में, ठीक है, चार्जिंग के मेथड्स में अपने पास क्या आता है, आवेश संरक्षण का मान, आवेश संरक्षण के नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जब हम चार्जिंग करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कांस्टेंट रहता है, उसके नियम का पालन होता है। ठीक है, किसी वस्तु के आवेशन का कारण केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही होता है, कि अगर आपने बोला कि सर ये कोई चीज चार्ज हो गई, हमने यहाँ पे रब किया, यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, तो क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ना कि प्रोटोनों का। किसी वस्तु को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, हमने इसको रब किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या कारण है इसका, क्या है, यहाँ पर हमने प्रोटोन दे दी नहीं, इस पे से इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा हो गई, तो इस पे कैसा चार्ज मिलेगा अपन को, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, आवेश होने की स्थिति में वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित भी होता है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की मैं बात करूं तो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 kg। तो अगर मैं किसी वस्तु को चार्ज कर रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं या उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी। अगर किसी वस्तु को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब उस पर इतना द्रव्यमान बढ़ा दिया, ठीक है, और उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब इतना द्रव्यमान उस पर कम कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, न्यूमेरिकल अगर कर रहे हो तो वहां पर जो मास में चेंज हो रहा है उसकी बातें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक प्रोटॉन, एक एटम की भी बात करूं तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg। अब बताओ, लगभग लगभग 1837 या 1800, हाँ इतना ही गुना ज्यादा होता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो क्यों बात करेंगे हम उसकी भैया, समझ रहे हो। तो कैलकुलेशन के टाइम पे हम उनकी ज्यादा डिटेल में बातें नहीं करते। हाँ, कूलाम का नियम दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल के मान को बताता है, कि कूलाम का जो नियम है वो किसको बता रहा है, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य जो भी बल लगेगा उसके बताता है, अपन ने किया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन किया था हमने, गुरुत्वाकर्षण बल निकाला था और कूलाम बल निकाला था, तो कूलाम बल किसको बताया था, के Q1 Q2 चार्ज को, और गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान को, द्रव्यमानों के कारण वहां पे बल परिभाषित हो रहा था। ठीक है, दो विद्युत आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल निर्वात में लगता है, जानते हो क्यों, क्योंकि हाँ हमने लिखा था माध्यम के अंदर कितना होगा, एफ मीडियम, एफ बटे एप्सिलॉन आर, यहाँ पर एयर, एयर की मैं बात करूं, एयर के लिए भी यहाँ पर 1.0059 होता है मान, तो यहाँ पर मैं बात कर लूंगा कितना जाएगा, निर्वात वैक्यूम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहां लगेगा, वैक्यूम में लगेगा, जहां पर एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, और उधर बात करोगे एयर के लिए 1.0059, तो सबसे ज्यादा कहां लगेगा, निर्वात में, वैक्यूम में, उसके बाद में एयर हवा में, और उसके बाद में जो अपन ने पूरी टेबल बनवा रखी है वहां से। हाँ, टेबल में एक मान और दे रखा था, धातु
सुचालक के लिए कितना होता है, एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कई बार क्वेश्चन दिया अपन ने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। ठीक है, क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? किसी एक परीक्षण आवेश पर हम क्या करते हैं, विद्युत बल की बात करते हैं, किसी विद्युत बल के परिमाण की बात, तीव्रता की बात करते हैं। ठीक है, E बराबर F बटे Q बोला है अपन ने। Q क्या है यहाँ पर? परीक्षण, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश होता है। ठीक है, हाँ। हाँ विद्युत, हाँ विद्युत द्विध्रुव में दो समान परिमाण के आवेश होते हैं जिनकी प्रकृति विपरीत होती है। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है? दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से स्मॉल दूरी, ठीक है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी, अत्यंत अल्प दूरी, कहां पर? अत्यंत अल्प दूरी, कितनी ले रखी वो भी अपन ने, 2r 2d 2a जो भी लेंगे, उस पर स्थित हो तो वो क्या होंगे? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हाँ, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि एक साइड उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही यहाँ पर दूसरी साइड क्या है? नेगेटिव का चार्ज है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाणी एवं दोनों मध्यों की दूरी के गुणनफल के तुल्य होता है। बताया अपन ने, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी लिखा था हमने, मिट गया, Q इंटू 2d। किसी भी एक आवेश के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने क्या बोला था? एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। E बराबर के अक्ष पर हमने क्या निकाला था? 2kp/r3। जो P वेक्टर की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। कहां पर है? अक्ष पर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर क्या होता है? विपरीत दिशा होती है। निरक्ष पर हमने क्या बताया था? नॉन एक्सियल लाइन पर माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो जो पी वेक्टर की दिशा है उसके विपरीत माइनस साइन किसको बताता है? माइनस साइन किसको दिखाता है? विपरीत दिशा को बताता है, अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, हाँ, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान का कितना होता है? आधा होता है। ये लाइन याद रखना, कितना होता है? आधा होता है। देख सकते हो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ई निरक्ष, ये सॉरी, ई अक्ष बराबर कितना लिख सकता हूं? ई एक्सियल इक्वल टू, परिमाण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, दिशा की बात नहीं कर रहे। कितना हो जाएगा देखो, 2 इंटू ई निरक्ष, दिख रहा है निरक्ष? हाँ, एक सेकंड, क्वालिटी थोड़ी सी साफ नहीं आ रही क्या? एक सेकंड में फोकस एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, अब आ रही है। ठीक है, ई अक्ष बराबर कितना होगा? 2 ई निरक्ष। तो ई निरक्ष पूछे तो कितना होगा? ई अक्ष का आधा। और ई अक्ष पूछे तो कितना आएगा? ई निरक्ष का दुगना। ठीक है, कुछ भी पूछ ले, फॉर्मूले आपको पता है, डेफिनेशन आपको बेसिक पता है, थोड़ा सा भी घुमाएगा आप कर सकते हो। इसलिए मैंने पहले चैप्टर लिया है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन घूमने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, हाँ कितना हो गया था? विद्युत धारा आघूर्ण की विद्युत धारा आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की, अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग यहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। जानते हो पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, लिखवा रखा है कई बार कॉपी में, साफ साफ लिखे हुए सारी चीजें, और कई बार जहां भी हमने इसकी डायरेक्शन लिखी है यहाँ पर सब जगह लिख रहा है, देख लेना एक बार नोट्स उठा के। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं।
ठीक है, एवं अनंत से शुरू होकर ऋण आवेश की ओर जाती है। वही चीज है, पेपर में कई बार दी है हमने। पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं चारों तरफ कहा जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता है, ये अनंत से आ रही होती, वो कहां तक आ रही होती है, नेगेटिव चार्ज की ओर आ रही होती है। ठीक है, वो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक बार कि पॉजिटिव चार्ज के लिए धनावेश के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनाओ, दर्शाइए। हम्म समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती हैं। अगर दो समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, ये किसको व्यक्त करती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को व्यक्त करती हैं, बताया हुआ है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, बताया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म हमने बता रखे हैं सारी चीजें। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर उसके क्या व्यक्त करेगी, दिशा को व्यक्त करती है। स्पर्श रेखा की दिशा किसको व्यक्त करेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगी। इसीलिए वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या होंगे, उसकी दो डायरेक्शन प्राप्त हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं प्राप्त नहीं हो सकती। क्या आप एक साथ एक जगह पर खड़े होकर दो दिशाओं में अलग अलग जा सकते हो, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा। हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, जानते हैं हम लोग, पॉजिटिव से चालू होंगी नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा चालक की सतह के लंबवत होती है। अगर ये चालक है तो इसके लंबवत, ये इस तरह से है तो इसके लंबवत, यहाँ पर है तो इसके लंबवत हमेशा क्या होंगे, अगर ये चालक है तो इसकी सतह के लंबवत होंगी। किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, अभी बताया था। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू ए सरफेस नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतह के क्षेत्रफल एवं सतह के विन्यास, ये रहा ना फ्लक्स, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर, पृष्ठ जो हमने क्षेत्रफल ले रखा है उस पर, और साथ में क्या है यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट। अगर आप इसको ऐसे लिख दो, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं। जैसे अगर आपके पास पानी जा रहा है और मैं एक फ्रेम इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये एक खाली फ्रेम है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे निकलने वाली पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। इसको अगर मैंने इस तरह से रख दिया तो पानी सीधा निकल जाएगा, ये इस तरह से रखा रहेगा। और दूसरा अगर मैंने थोड़े से एंगल से रखा तो कुछ पानी इसके अंदर से निकल जाएगा। तो यही फ्लक्स की बातें कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके ऊपर निर्भर करेंगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मान है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जा रही हैं, दूसरा ये क्षेत्रफल हमने कितना बड़ा लिया है, और तीसरा इनके बीच का जो एंगल है वो कितना ज्यादा है। हाँ, विद्युत फ्लक्स अदिश भौतिक राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं दिया हुआ है, स्पेस है यहाँ पर, वोल्ट स्पेस मीटर, वोल्ट मीटर, तो फिर एक डिवाइस बन जाएगा आपका, है ना। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से परित, बता रखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज नोन एज, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, उसमें बंद उपस्थित आवेश क्यू एनक्लोज्ड तथा 1 एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। गाउस का नियम केवल बंद सतह के लिए ही लागू होता है, उसे गाउसीय सतह कहते हैं। गाउस का नियम किसके लिए लागू है, हमेशा किसी बंद सतह के लिए, उस सतह को क्या कहेंगे, गाउसियन सतह, गाउसियन पृष्ठ। किसके लिए अप्लाई होता है ये, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए। ठीक है, बंद सतह से परितः फ्लक्स के आकार पर निर्भर नहीं करता, कि जो फ्लक्स है वो किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, कि कितना निकलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कि कैसी शेप है उसकी, कैसी ज्योमेट्री है, कितनी बड़ी है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप, मैं बात करूं, इस एक क्लोज सरफेस ऐसे बना दूं, एक रेक्टेंगल टाइप का या क्यूबोइड टाइप का, तो उससे भी निकलेगा, कितना निकलेगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने उसकी जगह गोला बना दिया तो भी कितना निकलेगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जितना आवेश उसके अंदर है। एक बहुत बड़ा, हाँ, एक बहुत बड़ा मैंने क्या ले लिया,
इससे ज्यादा फिर ऊपर ज्यादा जा रहा है ना। बहुत बड़ा मैंने क्या ले लिया, अपने पास एक बॉक्स ले लिया, उसके अंदर आवेश कितना है, क्यू है, तो भी फ्लक्स कितना होगा, डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर, उसके आकार और आकृति के ऊपर, उसकी शेप और ज्योमेट्री के ऊपर, साइज और ज्योमेट्री के ऊपर, है ना, शेप के ऊपर। अब आते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर। या तो लंबी तो नहीं हो रही, 25 मिनट है, छोटी सी है, पढ़ लोगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अच्छा, जिन बच्चों ने पहला चैप्टर ढंग से पढ़ लिया है उनको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उनके लिए दे रहा हूं जिन्होंने ये चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। ठीक है, और पहले क्वेश्चन की हम बातें कर लेते, छोड़ो। हाँ, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एक कूलम्ब आवेश क्या कहता है, कहां से करोगे, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, डोनेट कर दिए, नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। आपको क्या दे रखा है, 1 कूलम्ब आवेश, और एन आपसे पूछा है चार्ज कितना है, इधर भाग दे दोगे, 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब बराबर के एन। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल, एन का मान आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कितना होता है ये, 0.625 इंटू 10 की घात 19। एन बराबर कितना लिख दोगे, 6.25 इंटू 10 की घात 18। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो तीन समान आवेश प्लस क्यू कहां पर रखे हुए हैं, तीन समान आवेश हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, एक समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पे रखे हुए हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, कितने, तीन समान आवेश प्लस क्यू, इक्वल आवेश। तो किसी भी आवेश पर कूलम्ब बल का मान ज्ञात करो, किसी भी एक पर ज्ञात कर लो। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस वाले आवेश पर ज्ञात करता हूं, क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, सीधी एक रेखा है ना। ये एंगल कितना है, 60, ये कितना होगा, 60, ये कितना होगा, 60, ये एफ बोल दिया आपने, कितना हो जाएगा, cos 60, ये वाला एफ cos 60। ठीक है, और इन दोनों का घटक कितना आएगा, इसका इधर घटक एफ साइन 60, इसका इधर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, वहां पर कितना आएगा, 2f साइन 60। एफ का मान कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर, यही होगा, चाहे इसके कारण निकालो चाहे इसके कारण निकालो, यही आएगा। और साइन 60 कितना है, √3 तो कितना आ जाएगा, ये तो एफ है, ये आपके पास एफ √3, और आपसे अच्छा इसमें पूछा हुआ है तो कितना हो जाएगा, √3 के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। किसी पिंड को, अगला क्वेश्चन, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है, एनी पिंड एनी ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिवली चार्ज, कैसे करोगे, नेगेटिवली चार्ज दोगे, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, उस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन हम देंगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाके वो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले बात करें हम, दो एक कूलम्ब के आवेश हैं, Q1 Q2 कितना है, एक कूलम्ब, डिस्टेंस कितनी है बीच की, अच्छा डिस्टेंस बीच की दे रखी है r बराबर के 1 km, मतलब कि 10 की घात 3 मीटर, कितना हो जाएगा, F के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, लिखने का टाइम नहीं दूंगा मैं अब, ऐसे लिखने का टाइम देने लग गए तो
हो गया फिर तो ये चैप्टर, एक ही चैप्टर करवा पाऊंगा मैं एग्जाम तक। एफ बराबर के का मान Q1 Q2 कितना होता है, कितना दे रखा है 1 कूलाम इंटू 1 कूलाम डिस्टेंस 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 गुना 10⁻9 बटे 10⁻6। ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाए 10⁻3, तो 9 गुना 10⁻3 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुन लेना इसको। ठीक है, जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा रहता है उनमें प्राय धातु की जंजीर लटकाई जाती है। ठीक है, देखा होगा ट्रक वगैरह जिनमें क्या होता है धातु की जंजीर नीचे लटका दी जाती है, जो पीछे नीचे सड़क से रगड़ती हुई जाती है। ठीक है, और ज्यादातर इनमें किन में होता है, जिनमें पेट्रोल वगैरह या फिर कोई भी गैसोलीन वगैरह जो भी गैस वगैरह भरी जाती है उनके अंदर होता है। इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका कारण है कि जैसे देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो वहां पर एयर के फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है, वहां पर चार्ज आ जाता है। ठीक है, और अगर उसके अंदर ज्वलनशील गैस है जो क्या हो सकती है, फ्लेमेबल गैस है, तो वो क्या होती है तुरंत ही अगर वहां पर थोड़ी सी स्पार्किंग वगैरह भी हो जाए तो वो क्या होगी, जल जाएगी, पूरी आग लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जो एक्सीडेंट का कारण बनेगी। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पर एक जंजीर लटका देंगे उस ऑब्जेक्ट, उस ट्रक वगैरह से या फिर कोई भी वाहन से, ताकि जो भी चार्ज आपका है उस जंजीर के थ्रू जमीन के अंदर समा जाए। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आया है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले जाए, वो पॉजिटिव आया तो जमीन से वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर ले ले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखोगे, वाहन की बॉडी को भू संयोजित करने के लिए, ताकि हम क्या कर सके उससे ग्राउंडेड कर सके उसे। ठीक है, हाँ। निर्वात की विद्युतशीलता का मान कई बार पूछा हुआ है अपन ने, टेस्ट में भी और बोर्ड में भी एक बार पूछा गया है। कितना है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, दो समान गोले जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, दो समान गोले प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, कुछ दूरी पर रखे हुए, मान के चलो हमने कहा रख दिया इनको, स्मॉल आर डिस्टेंस पर रख दिया है। ठीक है, इनके मध्य फोर्स एफ काम कर रहा है कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इनको बीचों बीच एक समान प्लस क्यू आवेश का गोला रखा जाए। इनके बीचों बीच हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश का गोला रख दिया। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो दिक्कत है यहां तक नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बल का मान व दिशा क्या होगी। एक तो देखो छोटा सा ही है, देखो पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू की ओर। सबसे पहले हमने दिशा निकाल ली, तो ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में ही क्या है, माइनस क्यू की ओर, माइनस क्यू आवेश की तरफ इसकी दिशा, उससे पे की ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। पर अगर मान के चलो दो ऑप्शन में ये मान दे रखा होता, तो एग्जाम में बी और सी के अंदर दे दिया मान के चलो कि माइनस क्यू की ओर, तब क्या करेंगे, तो हमें परिमाण भी निकालना पड़ेगा। परिमाण कैसे निकालोगे, परिमाण निकालना हमने सिखाया है। एफ बराबर कितना है, के क्यू स्क्वायर बटे, देखो क्यू स्क्वायर बटे बीच की डिस्टेंस कितनी है अब, आर बटे 2 का होल स्क्वायर, यही है। ये कितना हो जाएगा 4 एफ के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो कितना लिख दूंगा 4 एफ, F1 F2 कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बटे आर बटे 2 का होल स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 4 एफ, 4 एफ प्लस 4 एफ, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और कितना जाएगा 8 एफ, यहाँ पर आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो दिक्कत है यहां तक नहीं है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। अभी बताया था कि दो आवेश हैं, दोनों को अगर किसी परावैद्युत माध्यम के अंदर रख दिया जाए, इसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के है, तो क्या होगा, फोर्स कितना होगा, हमने पढ़ा है एफ मीडियम बराबर कितना होता है, एफ एयर या फिर निर्वात बटे एप्सिलॉन आर, ये कितना दे रखा है के, तो कितना हो जाएगा एफ एयर बटे के। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, ये के गुना के की पावर -1 गुना बढ़ जाएगा, के की पावर -1। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, के गुना कम हो जाएगा,
कि के गुना कम हो जाएगा, नहीं हो रहा ना, के गुना कम ज्यादा क्या हो रहा है हमें क्या पता। ठीक है, अपरिवर्तित तो रहेगा ही नहीं। के गुना बढ़ जाएगा, नहीं, सीधा ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, के की पावर -1 गुना बढ़ जाएगा, के की पावर -1 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा होता तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा होता तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। ठीक है, अब मैं बात करूं 8वें का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। 9वां, एक धातु के गोले को ए धनावेश दिया जाता है यदि धातु, जबकि दूसरे एक समान धातु के गोले को उतना ही ऋणावेश दिया जाता है। दोनों पर हाँ, दो गोले हैं, एक ए है दूसरा बी है। एक को हमने क्या किया है, धनावेश दे दिया है, दूसरे को क्या कर दिया, ऋणावेश दे दिया है। धनावेश दे दिया है मतलब कि उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, धनावेश दे दिया, एक को कैसा कर दिया हमने, पॉजिटिव, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। हमने बोला ना कि किसी भी वस्तु पर आवेश क्यों आएगा, क्यों आएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, प्रोटॉन नहीं जाएंगे कहीं भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन स्पेशल ले लिए, और इलेक्ट्रॉन ले लिए मतलब कि उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी, सीधी सीधी बात है। बी है तो क्या है, नेगेटिव चार्ज दिया हमने उसको, तो मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है, तो दिए हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि, ऑप्शन नंबर ए कहता है ए और बी दोनों के द्रव्यमान उतने ही रहेंगे, नहीं, चेंज होंगे दोनों के। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्या हमने बोला है कि आगे ए का द्रव्यमान बढ़ रहा है, नहीं, ये ए का द्रव्यमान कम हो रहा है, गलत है। बी का कह रहा है, बी का द्रव्यमान, सी कह रहा है ऑप्शन आपका, बी का द्रव्यमान घट जाएगा। बी का द्रव्यमान घट रहा है, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ, अगला आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, दोनों के बीच का कुल नाम बल निकाल दोगे। Q1 Q2 दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मान दे रखा है, कैलकुलेशन करनी है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपके पास 2.304 इंटू 10 की घात -8 न्यूटन। कल परसों मैंने 11th क्लास की कुछ कॉपी में करवाया है, 11th क्लास वालों को जब पढ़ाया था ये क्वेश्चन, कि अपने पास दो गुरुत्वाकर्षण बल और दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के मध्य में कितना गुरुत्वाकर्षण बल होगा और कितना कूलम्ब बल होगा, वो बताया था, तो वहां पर करवाया है। कितना आ रहा है, 2.304 इंटू 10 की घात -8 न्यूटन। जब किसी उदासीन धातु प्लेट से 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो उस पर कितना आवेश आएगा। 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, n बराबर 10 की घात 19 है प्लस कहा 19 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए किसी उदासीन से, ध्यान रखना कहां से निकाले, उदासीन से। ठीक है, Q बराबर कितना आएगा, 10 की घात 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस, कैंसिल, तो Q का मान कितना आ रहा है 1.6। इससे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो उस वस्तु पर कैसे चार्ज आएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो उस वस्तु पर कैसे चार्ज आएगा, प्लस का। अगर उसको इलेक्ट्रॉन दिए होते तो कैसा चार्ज आता, माइनस का। क्वेश्चन नंबर 12, वायु में रखे दो आवेश 10 की घात -14 से 10 की घात -4 न्यूटन से प्रतिकर्षित होते हैं। दो चार्ज है जो हमने वायु में रख रखे हैं और सेम चार्ज है, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। ठीक है, कितना प्रतिकर्षण बल दे रखा है हमें, 10 की घात -4 न्यूटन। एफ एयर दे रखा है 10 की घात -4 न्यूटन। फिर हमें दे रखा है, आया, हाँ, दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए और तो आपका फोर्स है मीडियम, कितना हो जाएगा आपके पास 2.5 इंटू 10 की घात -5 न्यूटन। अभी अभी हमने पढ़ा है एफ मीडियम, देखो मैंने बोला था कितना काम का है, एफ एयर बटे एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर का मान पूछा है, दोनों चीजें दे रखी हैं। 2.5 इंटू 10 की घात -5 न्यूटन बराबर कितना है, 10 की घात -4 न्यूटन बटे, इसको इधर ले जाएं, 10 की घात -4 बटे 2.5 इंटू 10 की घात -5, कितना बचेगा 10, पॉइंट हटाओगे 0, 25 चौका, एप्सिलॉन आर कितना आ जाएगा
4। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जब एक कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है, नोट्स में लिखा रखा है कि क्या होगा जब कांच की छड़ को ग्लास की रॉड को सिल्क से रगड़ेंगे तो ग्लास की रॉड पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और सिल्क पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और प्लास्टिक की रॉड को जब हम रगड़ेंगे तो प्लास्टिक की रॉड पर नेगेटिव और सिल्क पर पॉजिटिव। ध्यान रखना है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो सिल्क से, तो यह है जो कांच की छड़ है ये क्या करेगी? सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी। इस पर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। नहीं, गलत है। ये क्या करेगी? गिलास की रॉड सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। तो ऑप्शन नंबर बी। तो यह कांच की छड़ क्या करेगी? सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अच्छा, ऑप्शन सी को देखो, सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, प्रोटॉन प्राप्त करेगी। सिल्क से अगर मैं प्रोटॉन ले लूं तो कैसा चार्ज आ जाएगा? हाँ, पॉजिटिव आ जाएगा। सिल्क के पास कैसे प्रोटॉन पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ले लेगी तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी तो सही हो सकता है। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, प्रोटॉनों का नहीं। ये चीज ध्यान रखनी है। प्रोटॉन 1840 गुना ज्यादा हैवी होते हैं, इसलिए प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा। दूसरा रीजन भी है, नाभिक केबल वहां पर ज्यादा लगता है, 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी होने पर नाभिक केबल लगते हैं। उस नाभिक वाले चैप्टर में बात करेंगे, यहाँ तो हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो। अच्छा हाँ, आपको जो आवेशन वाली विधि है ना, उसमें से सिर्फ आपका एक ही मेथड हटाया है, 3-4 मेथड दे रखे हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, वही हटाया है शायद, है ना? देख लेना एक बार, तो इस क्वेश्चन को करके जाना है आपको। क्या कह रहा है देखो, सारे मेथड नहीं हटाए चार्जिंग के, सिर्फ एक मेथड हटाया है। हाँ, समान त्रिज्याओं के दो गोलाकार चालकों बी एवं सी पर आवेश की मात्रा समान है। मैंने बोला कि दो गोलाकार चालक दे रखे हैं, समान त्रिज्या है दोनों की, इसका मान बी है, ये सी है, दोनों पर आवेश कितना है? क्यू बी बराबर के क्यू सी है। ठीक है, जिसको मैंने बोल दिया कि कितना है, ये क्यू है। कोई दिक्कत है यहां तक? इतना सही बोला अभी तो, है ना? उन्हें कुछ दूरी तथा उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल कितना है? दोनों को अगर मैंने आर दूरी पर रख दिया, चाहे यहां से आर दूरी ले लो, ठीक है, कितना हो जाएगा? एफ बराबर के क्यू स्क्वायर बटे, कोई दिक्कत है यहां तक? दो ऑब्जेक्ट दे रखे बी और सी, बीच का चार्ज ये है। ठीक है, फिर मैं बात करूं, उतनी ही त्रिज्या वाले एक अन्य आवेशित चालक को पहले बी से संपर्कित कराते हैं। मान के चलो मैं एक अन्य आवेशित गोला ले आया जिस पर त्रिज्या समान है, उसको पहले बी के संपर्क में लेके आया, बी के संपर्क में लेके आया, इन दोनों को पास में कांटेक्ट करवाया। तो कांटेक्ट करवाने पर क्या होगा? क्यू ए बराबर कितना होगा? क्यू बी के होगा। कितना हो जाएगा? दोनों पर जितना चार्ज है उसका औसत 0 प्लस क्यू बटे 2, कितना हो जाएगा? क्यू बटे टू, क्यू बटे टू, ए के ऊपर बी के ऊपर चार्ज क्यू बटे टू, ए के ऊपर चार्ज क्यू बटे टू। फिर इसको क्या किया? सी से संपर्क में करवाया, तो अब क्या होगा? क्यू ए बराबर के क्यू सी, दोनों के चार्ज का औसत, ए का चार्ज कितना है? क्यू बटे टू, बी सी का चार्ज क्यू बटे टू, यहां से कितना आ जाएगा? 3 क्यू बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका चार्ज आ गया? क्यू सी का, और ये किसका चार्ज आ गया? क्यू बी का। अब दोनों के मध्य बल कितना होगा? एफ बराबर के क्यू बटे टू का, ये 3 क्यू बटे 4 बटे आर स्क्वायर, यहां से एफ डैश कितना हो जाएगा? ये कांस्टेंट बाहर ले लू, 3/8 के क्यू स्क्वायर बटे, समीकरण 1 से मान रख दू, कितना है ये? एफ, एफ डैश कितना आ जाएगा? 3/8 एफ। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब फटाफट से, ठीक है, फटाफट से लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 53।
ठीक है, क्या कह रहा है, दो विद्युत रोधी आवेशित गोले जो आकार में सर्वसम है, उनके बीच के जो आवेश दूरी 50 सेंटीमीटर है, दोनों को पृथक पृथक 6.5 सेंटीमीटर चार्ज दे रखा है, बीच की डिस्टेंस दे रखी है 50 सेंटीमीटर, चार्ज दे रखा है दोनों का समान। ठीक है, इसी प्रकार एक अनावेशित गोला सी, पहले सी को ए के संपर्क में लाते हैं, फिर बी के संपर्क में लाते हैं, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करो। तो पहले जो बल लग रहा था, कितना लग रहा था आपके पास, F बराबर के इंटू क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये दे रखी है आपको, क्यू का मान, आर का मान निकाल सकते हो यहाँ से, एफ का मान, वो मान यहाँ पे रख दोगे तो आपके पास एफ डैश का मान आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से करके देख सकते हो पूरी प्रोसेस को, देख लो एक बार, है ना। मल्टीपल चॉइस में आता है, सीधा याद रखना है या फिर फटाफट से कैलकुलेशन कर लेनी, इतना ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं अपन। किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को हमने इलेक्ट्रॉनों से जोड़ा, किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दिया और पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ हो गया, वस्तु की ओर होने लग गया। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वस्तु की ओर हो रहा है, मतलब वस्तु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिए, मतलब कैसे चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो ऑप्शन नंबर सी, वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। धातु का परावैद्युतांक मैंने बोला था अभी, परावैद्युतांक सुचालक का कितना होता है, अनंत। धातु कैसे होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, मतलब कि इनका भी परावैद्युतांक कितना होगा, अनंत होगा। निम्न में से गलत कथन चुनिए। कूलाम का नियम उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है जो, पढ़ लेना सारे सही है, एक ही गलत है, कौन सा है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों को बांधता है। ये सिर्फ किन के मध्य काम करता है, आवेशों के मध्य काम करता है। ठीक है, अगर आप बात करो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बांटता है, हाँ बांटता है, क्योंकि दोनों आवेशित हैं। दो एटम्स को बांटेगा तो हाँ, दो एटम्स को बांधेगा, हाँ बांध देगा, क्योंकि दोनों एटम्स में क्या है, दो प्रोटॉन है, एक एटम, एक जो एटम है उसमें क्या है, देखो अगर मैं बात करूं, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को इसके नाभिक से बांधता है, नाभिक में प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, कूलम्ब बल काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा, Q1 Q2 अपने पास है, करेगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और एवं न्यूट्रॉनों को बांधता है, प्रोटॉन तो बांध रहा है पर न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन, तो न्यूट्रॉनों को नहीं बांधेगा। ठीक है, ऑप्शन तो यही गलत हो गया एक तो। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, अणुओं को बांधता है, ये बांध रहे मान के चलो, तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ प्रोटॉन होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनके मध्य लगेगा, इनके मध्य लगेगा, यहाँ कूलम्ब कूलम्ब प्रतिकर्षण होगा, यहाँ कूलम्ब कूलम्ब प्रतिकर्षण होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को तो आकर्षित कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या कह रहा है, चौथा स्टेटमेंट आपका, अणु और परमाणुओं को परस्पर बांध के ठोस बनाता है, हाँ बना देगा। ठीक है, अणुओं में भी ये एक अणु हो गया है अपने पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉनों पर काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। हाँ, विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है, हमने पढ़ाया है कि अगर आवेश तुम्हारा स्थिर अवस्था में है तो क्या करेगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, और अगर एक समान वेग से गतिशील अवस्था में है तो वो किसको पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को पैदा करेगा। यहाँ पर हमने बल का मान भी पढ़ा था, कितना होता है, F बराबर के QE Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, पढ़ा है। तो ये किसके कारण है, उसकी एक समान वेग के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा हो रहे हैं। ठीक है, हाँ 19 क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मात्रक कितना होता है, E बराबर के F बटे Q, तो F का मात्रक न्यूटन पर कूलम, Q का मात्रक कूलम। एक आल त्रिज्या के ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, Q अपॉन R स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी अपने पास, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस R स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, एक आवेशित गोला खोखले गोले के कारण कहां पर नहीं आता विद्युत क्षेत्र, बाहर आ जाएगा, उसकी सतह पर आ जाएगा, कहां नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसके आंतरिक बिंदुओं पर, हमने बताया था ना
गोलीय कोष के अंदर कितना आता है विद्युत क्षेत्र का मान? 0 आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा, वो आवेश कहाँ होगा उसका? सतह पर होगा। ठीक है। हाँ, फिर विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन छाटिए। ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की हो जाती है, सीधी सी बात है, जाती है, हमने देखा भी है। दूसरा है, ये एक दूसरे को नहीं काटते, बिल्कुल नहीं काटते, हमने प्रूव भी किया है। बिंदु आवेश एवं गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है। हाँ देखो, बिंदुवत आवेश है, उसके कारण की कैसी होंगी? बाहर की ओर निकलेंगी या अंदर की ओर जाएंगी। और एक गोला है, पॉजिटिवली चार्ज है आपके पास पूरी तरह से, तो वो क्या होगा? उससे भी क्या होंगी? बाहर की ओर निकलेंगी, उसकी सतह के लंबवत, उसकी सतह के लंबवत। और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसकी सतह के लंबवत उसके अंदर की ओर आएंगी। ठीक है, हाँ सही है। चौथा है, इनका भौतिक अस्तित्व होता है? नहीं, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। ये कैसी होती है? काल्पनिक होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। हमने एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करती, इनका कोई भी भौतिक अर्थ नहीं होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कर देंगे अब तो, फटाफट आ गया अपने पास। द्विध्रुव को अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में अनुपात ई अक्षीय बटे ई निरक्षीय, अभी हमने ये निकाला था, कितना होता है? 2:1। फ्रैंकलिन आवेश की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, जबकि फेराडे, ठीक है, रिक्त स्थान में क्या आएगा? फेराडे आवेश की क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक या कम, अधिक दूरी के लिए ही कार्य करता है। अगर इससे कम करोगे तो यहाँ पर नाभिकीय बल लग जाएगा। ठीक है, फिर है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? फ्लक्स ई डॉट डीएस। ई का मात्रक न्यूटन पर कितना हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। फ्लक्स कितना होता है? ई डॉट डीएस। ई का मात्रक एफ बटे क्यू, न्यूटन पर कूलाम, और यहां पर डीएस मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का मात्रक क्या आ जाएगा आपके पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। हाँ, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छा, इंग्लिश में तो बोला ही नहीं मैंने। ई एक्स, अच्छा इंग्लिश में अगर 23 क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या होगा? ई एक्सेल और ई नॉन एक्सेल का आपसे रेशो पूछा है। और फ्रैंकलिन आवेश की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट दे रखी है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होती है? फेराडे होती है। 96,500 कूलम आवेश अपने स्टोर कर सकते हैं, चार्ज स्टोर कर सकते हैं। और 10 की कूलम का जो कूलम्स लॉ है वो क्या होगा? 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए ही सत्य है, मतलब ज्यादा दूरी के लिए सही है, मोर ग्रेटर वैल्यू के लिए ही ट्रू है। ऐसा फ्लक्स की ऐसा यूनिट बता दोगे। फिर है तुम्हारे पास टू इक्वल चार्ज, मतलब सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, हाँ अब आ जाओ। आपसे पूछा है एक सरल उपकरण है, कौन सा एक सरल उपकरण है जिसके कारण हम क्या करते हैं? आवेश की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा है? विद्युतदर्शी। ठीक है, कौन सा है? विद्युतदर्शी। अपन ने पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा शायद, ये अपन के वो बुक में दे रखा है थोड़ा सा। कौन सा है? विद्युतदर्शी है। और क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक स्कोप, या देख लेने को है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे कुछ बोलेंगे, इलेक्ट्रिक स्कोप। किसी आवेश पर कई आवेशों के कारण लगाए गए बलों का परिणामी बल इन बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग अपन जोड़ देंगे। रुक जाइए एक सेकंड। आवेश पर किसी आवेश के कारण लगाए गए बलों का परिणामी बल, बलों का परिणाम सदिश योग के तुल्य होगा। सदिश योग जोड़ेंगे ना अपन, बलों का बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्या होगा? सदिश योग के तुल्य होगा यहाँ पर, है ना। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में रह जाते हैं अपन। लगाए गए बलों का वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेज। ठीक है, और हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन दे रखी है ये। अगली भी क्या है? किसी भी आवेश के चारों तरफ, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर क्या हो रहा है, किसी दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हो, तो वो क्या करेगा? विद्युत बल का अनुभव करेगा, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, जब एक परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके परमाणु या अणु क्या करते हैं? द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। क्या होते हैं? परावैद्युत को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, याद हो तो हमने बनवाया था, कुछ इस तरह की संरचना बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। कैसे करते हैं? ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं।
जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, अच्छा अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, कि जब तुम्हारे पास एक डायपोल है उसको कहाँ रख रहे हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, तो उस पर कुल कार्यरत बल कितना आता है, जीरो आता है, एफ नेट जीरो आता है, तभी तो टॉर्क काम करता है वहां पर। ठीक है, एक चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी क्या होती है, किसके समानुपाती आती है, चालक की सतह पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो किसके समानुपाती आ रही है, जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किसकी ओर होती है, सदैव तल के लंबवत। ठीक है, लास्ट पेज, जाओ। लास्ट पेज क्या कह रहा है आपसे, एक छोटे द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, अरे यार वही क्वेश्चन है, एक्सियल और नॉन एक्सियल का आपसे रेशो पूछ रहा है, कितने गुना होती है, प्रूव किया था अभी हमने, है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्वेश्चन लिखा है मैंने, प्रूव भी किया था अभी, 9.1 × 10⁻³ kg। फिर है विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान लिखिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर, ठीक है, स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान अभी निकाला है। अक्ष पर कितनी बार पूछेगा, अक्ष वाला छोड़ना नहीं है, अक्ष वाले और निरक्ष वाले का डेरिवेशन भी कर जाना। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन, कमेंट करके बताओगे कि इसके सेंटर पर कितना, कि किसी डायपोल है उसके सेंटर पर कितना अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक लिखिए। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, मात्रक पूछा है, मान भी नहीं पूछा, कितना हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर एक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है तो वो कैसे बन जाएंगे, डायपोल बन जाएंगे। ठीक है, तो उनमें उत्पन्न त्वरण बताओ, फोर्स जीरो है तो त्वरण कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डायपोल बन गया, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा, दोनों नेट फोर्स जीरो, एफ बराबर एम ए, नेट फोर्स अगर जीरो है तो एम ए बराबर जीरो, ए बराबर जीरो, मतलब कि ए पूछा है यहाँ पर, मास जीरो नहीं होगा। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक के अनुदेश लाया जाता है तो कार्य कैसा होगा, अनंत पर विद्युत विभव का मान जीरो, और उसके जो लंबवर्धक है डायपोल है उसके सेंटर पर कितना होता है विद्युत विभव का मान जीरो, जो लंबवर्धक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं, अनंत से। और कैसी सतह बन गई है, अनंत पर भी विद्युत विभव का मान जीरो और यहां भी विद्युत विभव का मान जीरो। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि समविभव सतह बन गई ना, यहाँ पर विभव का मान जीरो। तो किसी भी समविभव सतह पर अगर किसी भी आवेश को मूव कराएं तो कितना कार्य करते हैं, जीरो। कितना हो जाएगा इसका आंसर, जीरो हो जाएगा। कूलॉम का नियम लिख दोगे। आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। दो समान और विपरीत आवेश जब एक अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो उससे हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आदर्श द्विध्रुव कब होगा, जब जो दूरी है वो कैसी हो, अत्यंत अल्प हो, इनफाइटेसिमल स्मॉल हो। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम्ब मीटर, लिख दोगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट। ठीक है, फिर आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सबको कर दोगे, आपकी कॉपी में करवा रखें। विद्युत द्विध्रुव क्या है, कर दोगे। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, अक्षीय रेखा पर आराम से कर दोगे, प्रूव करके देखने, सारे कर लेने। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, कर दोगे। एक विद्युत द्विध्रुव, अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन बतानी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन बतानी है, उसकी एक्सियल लाइन पर उसकी नॉन एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कर दोगे आराम से, किया हुआ अपन ने को अभी में, है ना। एक विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र में रखने पर कार्यकारी बल गुण व्युत्पन्न कीजिए, टॉर्क डिफाइन करना है, टाउ बराबर पी sin थीटा निकाला था अपन ने, वो डेराइव करना है। ठीक है, आवश्यक चित्र भी बनाना है। अनंत रेखीय आवेश के कारण उसके निकट उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के लंबवत दिशा में होती हैं, कर दोगे आराम से। अनंत रेखीय आवेश है जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की रेखाएं उसकी कैसी होती है, लंबवत डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है।
अनंत रेखीय आवेश के कारण गाउस के लॉ के अनुप्रयोग है दोनों, कर देना आराम से ना। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और उनके क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित कीजिए, संबंध होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर के ई वेक्टर डॉट ds निकालना है, निकाल देना आराम से। एक सम्मानित गोलीय कोष, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है स्फेरिकल शेल वाला। मैंने बोला ना गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ के अनुप्रयोग, और उसके अलावा सिर्फ यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल वाला, एक्सियल और नॉन एक्सियल। ठीक है, फिर आपसे दे रखा है कि दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, 53वां क्वेश्चन अपन ने कर ही लिया है, अभी बोला था। 53वें का ये आंसर है, बस इसमें मान दे रखे हैं आपको। ठीक है, 54वें में आपको दे रखा है 54 लास्ट क्वेश्चन आपका कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के बाहर आपको सी का मान आवेश दे रखा है 1.6 × 10⁻⁷ और अरे वो करोगे ना अभी, बाहर ये लिख रहा है, देखो देखो, नहीं है ना, बाहर कितना आया है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पर आउट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और E इनसाइड कितना आया है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड यही आया था गोलीय कोष के कारण। ठीक है, तो गोलीय चालक भी कैसे व्यवहार करेगा, गोलीय कोष की तरह करेगा, क्योंकि चालक के अंदर भी आवेश 0 होगा, सारा चालक सारा आवेश कहां होगा, उसकी सतह पर होगा। ठीक है, तो यही सारे मान उसके लिए आएंगे। आर त्रिज्या दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आवेश दे रखा है के क्यू 1.6 × 10⁻⁷ कूलम, स्मॉल आर दे रखा है 18, ये 12 और ये 0 आएगा, चाहे अंदर कहीं भी निकाल लो। सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और ये पूरा डेरिवेशन करना है जैसे पहले किया था। अगर बड़ा क्वेश्चन आता, छोटा आता तो आप सीधे मान रख सकते हो। ठीक है, 1 घंटे और कुछ मिनट की वीडियो हुई है, यहां पर आपके मैंने फर्स्ट चैप्टर के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे आपका ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। रिवीजन अगर आपने कर रखा, देखो ये कब फायदा होगा इसका, जब आपने खुद ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। 1-1 घंटे की वीडियो है, हाँ क्लास में करवाएंगे तो आप लोग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं कम बता पाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई चीज समझ में नहीं है कमेंट करके पूछ लो, थोड़ा सा पहले एक बार बैक करके देख लो कि क्या बोला है सर ने। ठीक है, और नहीं तभी भी नहीं आए तो कमेंट करके बोल दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, पर पढ़ना पड़ेगा। और ये कब का काम है, ये आपको करना है 4 तारीख को, जिस दिन तुम्हारे पेपर खत्म हो जाए, 4 तारीख को, 5 तारीख को, बस उसके बाद मत देखना। 4 तारीख को पेपर देके आओ, उसके बाद में देख लेना, 5 तारीख को देख लेना। आज देखना चाहो, मतलब कल जब मैं वीडियो डाल दूंगा तुम्हारे पास आ जाएगी। आज 28 तारीख है, 29 तारीख को देखना चाहो देख सकते हो। 1, 2 और 3 को इंग्लिश पढ़ोगे, फिजिक्स नहीं पढ़ेगा कोई, इंग्लिश भी देनी है हमें। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं, पढ़ते रहो, कोई समस्या है तो पूछते रहो। राधे राधे।